दोस्तों हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है। प्रोनाउन का डेफिनेशन हमने जान लिया है। प्रोनाउन के टाइप्स जान लिए हैं। उसके पर्सन जान लिए हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। प्रोनाउन जैसे संज्ञा के जगह पे हम लोग सर्वनाम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जो कि सेंटेंस को शॉर्ट कर देता है, थोड़ा सा छोटा कर देता है। साथ में सेंटेंस का जो नेचुरल ब्यूटी है वो मेंटेन रखता है प्रोनाउन को यूज़ करने से। उसके अलावा हम लोगों ने टाइप्स भी जाना कि क्या पर्सनल प्रोनाउन होता है, क्या पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। ये सारे प्रोनाउन के टाइप्स हमने पढ़ लिए। साथ में हमने ये भी जाना कि उसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई होता है, वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट और दे। तो हमने वो सब तो बेसिक जाना था। अब हम चलते हैं प्रोनाउन पे बेस्ड रूल्स की ओर, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो रूल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अपने रूल्स की ओर। तो जो प्रोनाउन का पहला रूल ये कहता है वो सीक्वेंस के ऊपर है। सीक्वेंस मतलब जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो कोई भी सेंटेंस हम लोग जनरल सेंस में अगर यूज़ करते हैं, जनरली जैसे कुछ भी हम बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे उसमें या तो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आता है, या फिर तीनों आता है, या फिर दोनों आता है। तो अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों आ रहा है, तो उसका सिक्वेंसिंग कैसे करेंगे हम लोग सेंटेंस में, वो हम लोग देखते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस अगर जनरल सेंस में बोला जाए, जैसे आई, यू एंड सी हैव गॉन टू दिल्ली, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल सेंटेंस है। किसी ने कुछ भी बोल दिया, मतलब जनरली बोला। तो इसका सीक्वेंस ये होता है कि पहले अगर तीनों पर्सन यूज़ हो रहे हो उस सेंटेंस में, तीनों पर्सन के जो प्रोनाउन है वो यूज़ हो रहे हो उस सेंटेंस में, तो उसका सीक्वेंस होता है पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ आई, यू एंड सी है। तो आई कौन सा है हमारा, आई है फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा है हमारा, सेकंड पर्सन है। सी कौन सा है हमारा, थर्ड पर्सन है। लेकिन यहाँ पे देखिए सीक्वेंस का सेंटेंस क्या होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेकंड पर्सन होना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पे आई ना होकर के सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। तो यू यहाँ पे है। उसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा है तीनों में, सी जो है वो थर्ड पर्सन में है, तो यहाँ पे सी होना चाहिए। और आखिर में जो है फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे ये जो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यू, सी एंड आई हैव गॉन टू दिल्ली। ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंसिंग गलत हो गया है थोड़ा हमारा। उसी तरह हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल लेके, देखिए यहाँ पे दो ही थर्ड पर्सन या फिर सेकंड पर्सन यूज हुआ है। सी एंड यू आर फ्रेंड्स। तो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में देखिए पहले थर्ड पर्सन का यूज किया इसने, फिर यहाँ पे सेकंड पर्सन का यूज हुआ है। लेकिन यहाँ हमारा सीक्वेंस में क्या है, जो रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि पहले सेकंड पर्सन आएगा फिर थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन होता तो फिर फर्स्ट पर्सन को यहाँ पे बाद में लगाते, लेकिन फर्स्ट पर्सन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ थर्ड पर्सन है और सेकंड पर्सन है। तो पहले यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस क्या होगा, सेकंड पर्सन यू और उसके बाद फिर थर्ड पर्सन सी। यू एंड सी आर फ्रेंड्स, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा अगर सेंटेंस को या स्टेटमेंट को जनरल सेंस में बोला जाए। उसी तरह हम लोग कुछ चीज़ को कन्फेस करते हैं, जैसे हम लोगों ने कोई मिस्टेक कर दिया या कोई सिन कर दिया, कुछ पाप हो गया हमसे, कुछ गलत हो गया है, हम लोग उसका कन्फेशन कर रहे हैं। तो उसका सिक्वेंसिंग कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसका सिक्वेंसिंग होगा, अगर सेंटेंस में ये कन्फेशन हो रहा है तो पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम लोग, सी, यू एंड आई हैव किल्ड हिम। किसी ने किसी को मारा, तो फिर बाद में वो कन्फेशन हो रहा है, कन्फेस किया जा रहा है यहाँ पे कि सी, यू एंड आई हैव किल्ड हिम। तो अब हम लोग इसका सीक्वेंस देखेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। तो सी कौन सा है, सी जो है वो थर्ड पर्सन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। लेकिन सीक्वेंस रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि पहले फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, फिर सेकंड पर्सन होना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन होना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई, तो आई यहाँ पहले हो जाएगा। सेकंड पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन यू होगा, तो यू यहाँ दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन कौन सा है, सी, तो यहाँ सी तीसरे नंबर पे आएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा,
आई, यू एंड सी हैव किल्ड हिम, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये जो हमारा रूल 1 जो कहता है वो सीक्वेंस पे बेस्ड है कि स्टेटमेंट अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है कि उसमें कन्फेशन हो रहा है। हमारा रूल नंबर 2 कहता है ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, इसका यूज कैसे और कहाँ पे करेंगे। हम किसी भी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन का यूज होता है तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हम कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं लगाते हैं, वहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर दे, तो यहाँ पे दे ना यूज हो करके आई एम लुकिंग फॉर देम। यहाँ पे देखिए फॉर प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो इसके बाद में यहाँ सब्जेक्टिव दे क्या है, दे सब्जेक्टिव केस है। हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस जाना था। दे का देम होगा, वी का अस होगा, यू का यू ही होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा। मतलब सी अगर सब्जेक्टिव केस है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए आई एम लुकिंग फॉर दे, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके पहले प्रीपोजिशन यूज हुआ है। प्रीपोजिशन के बाद में जस्ट बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा। तो ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट। उसी तरह इसका बी पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे। लेट के बाद में भी हम लोग सब्जेक्टिव केस नहीं यूज करते हैं। लेट ही डू दिस, लेट ही डू दिस गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या होगा, लेट हिम डू दिस, क्योंकि ही जो है सब्जेक्टिव केस है और हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो लेट के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं और प्रीपोजिशन के बाद भी हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। रूल 3 कंपैरिजन के बारे में बात करता है। सेंटेंस में अगर वर्ब हो, उसके बाद में कहीं दैन हो और दैन के बाद में अगर प्रोनाउन हो, लेकिन कहीं एक प्रोनाउन होगा कहीं दो प्रोनाउन होगा, तो दैन के बाद में अगर एक प्रोनाउन यूज होगा तो हम लोग वहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। और दैन के बाद अगर दो प्रोनाउन यूज होगा तो वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज क्लेवरर देन आई, तो यहाँ पे दैन का यूज हुआ है। दैन के बाद में हमने एक प्रोनाउन अगर है, एक प्रोनाउन की बात की थी, तो यहाँ पे देखिए आई का यूज किया है सब्जेक्टिव केस। मी का यूज नहीं किया है क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ मी होना चाहिए, ही इज क्लेवरर देन मी, ऐसा लगेगा कि यही सही है, लेकिन वो होगा नहीं, रूल के अकॉर्डिंग वो गलत हो जाएगा। देन के बाद अगर एक प्रोनाउन है तो वहां पे सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं हम लोग। यू आर प्रेटियर देन मी एंड हर, देन है यहाँ पे देखिए, देन के बाद एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन दूसरा प्रोनाउन है, तो दोनों हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है। देन के बाद दो प्रोनाउन और दोनों ऑब्जेक्टिव केस, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। आई एम बेटर देन दे, यहाँ पे भी देख लीजिए देन के बाद में एक प्रोनाउन यूज हुआ है तो ये सब्जेक्टिव केस में है। दे आर मोर इंटेलिजेंट देन मी एंड हिम, यहाँ पे देन के बाद दो प्रोनाउन यूज हुआ है तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है, मी एंड हिम। मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, दे तो एक सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ कंपैरिजन जब करेंगे तो वर्ब के बाद अगर देन आएगा, देन के बाद अगर एक प्रोनाउन आएगा तो वहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज कर प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखेंगे, और अगर देन के बाद दो प्रोनाउन आ जाएगा तो वहाँ पे प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखेंगे। रूल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। हु एंड होम की बात कर रहा है यहाँ पे, कहाँ पे होम लगेगा कहाँ पे हु लगेगा। यहाँ पे देखिए ये जो नाउन है ये सब्जेक्टिव केस में है, तो अगर हु या होम के पहले जो नाउन आएगा और वो सब्जेक्टिव केस में होगा, यू आर द पर्सन हु या होम हैज ब्रोकन द क्लास, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है। सेंटेंस में हमें खुद से फाइंड करना होगा कि ये सब्जेक्टिव केस होगा कि ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट करता है, तो करता क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, तो ये नाउन जो है अपना सब्जेक्टिव केस है। तो हु के पहले अगर नाउन सब्जेक्टिव केस में मतलब हु या होम अगर है, यहाँ पे उसके पहले वाला जो नाउन है अगर सब्जेक्टिव केस में होगा तो हम लोग हु का यूज करेंगे, हु यहाँ पे करेक्ट होगा।
यू आर द पर्सन हु हैज ब्रोकन द ग्लास, मतलब नाउन के बाद में हु या हुम, नाउन अगर सब्जेक्टिव केस में है तो उसके बाद में हु का यूज होगा, हुम का यूज नहीं होगा। सेकेंड सेंटेंस हम लोग देखेंगे, दे आर द पीपल हु और हुम आई कॉट रेड हैंडेड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस के बाद हम लोग हुम का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस अगर यहाँ पे है उसके जस्ट बाद में हु या हुम अगर ऑप्शन आए तो हम लोग हुम इज द करेक्ट वन। दे आर द पीपल हुम आई कॉट रेड हैंडेड, तो यहाँ अगर सब्जेक्टिव केस है तो हम लोग हु का यूज करेंगे। अगर हु या हुम के पहले जस्ट पहले यहाँ पे अगर कोई नाउन है और वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम लोग हुम का यूज करेंगे। तो हु या हुम बहुत केयरफुली हमको देखना होगा, खुद से ही पकड़ना होगा कि ये जो पहले वाला जो नाउन है हु या हुम के पहले वाला वो सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने ये भी सीख लिया पहले कि कौन सा सब्जेक्टिव होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता जो होता है सेंटेंस का उसको हम लोग सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। कर्ता इज द डूअर, जिसपे डायरेक्ट प्रभाव डाल रहा है, मतलब जो काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है, रिसीवर, जिसपे कर्ता के कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें ये फाइंड करना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हु या हुम का यूज करेंगे। सब्जेक्टिव होगा तो हु लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव होगा तो हुम लगाएंगे। रूल नंबर 5, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो, सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट 1 आए, उसके साथ में ये सारे वर्ड्स आए जैसे विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट 2 आए और दोनों में प्रोनाउन हो, ये भी प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट 1 और 2, तो जो वर्ब होगा उस सेंटेंस का वो किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट 2 पे डिपेंड नहीं होगा, सब्जेक्ट 1 पे डिपेंड होगा। ये सारे वर्ड्स अगर आए सब्जेक्ट 1 के साथ और सब्जेक्ट 2 भी आए तो वर्ब जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, सब्जेक्ट 1 पे, इस पे, ये सब्जेक्ट पे। एग्जाम्पल देखिए, आई टुगेदर विथ माई फ्रेंड्स, इज होगा, एम होगा, आर होगा, तीनों में से क्या होगा, गोइंग ऑन वैकेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा वर्ड है, इनमें से कोई वर्ड आ रहा है क्या या इस सेंटेंस में, ये टुगेदर विथ है, यहाँ पे टुगेदर विथ आया हुआ है। टुगेदर विथ के पहले ये सब्जेक्ट 1 है और ये रहा सब्जेक्ट 2। तो हम लोग वर्ब जो है, वर्ब क्या होगा, 2 वर्ब, यहाँ पे दोनों वर्ब यूज हो रहे हैं, ये जो मेन वर्ब है और ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, दोनों वर्ब यूज हो रहे हैं। तो इज, एम, आर, इन तीनों में से क्या यूज होगा, इन तीनों में से ये यूज होगा। क्यों, क्योंकि जो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यूज होगा और सब्जेक्ट 1 में क्या है, आई। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं, इज करते हैं या एम करते हैं या आर करते हैं, हम लोग एम का यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एम का यूज होगा। सेकंड भी देख लीजिए, यू, एज वेल एज, तो ये वर्ड आ गया एज वेल एज ही, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 दोनों प्रोनाउन, इज होगा या आर होगा वो बाद में देखेंगे। रीडिंग बुक, तो यहाँ पे इसके पहले मतलब एज वेल एज यहाँ पे आया है, उसके पहले सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज होगा, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। तो दोनों में सब्जेक्ट 1 कौन सा है, ये है सब्जेक्ट 1। तो 1 जो है यू, तो यू के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, कौन सा वर्ब यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो यू एज वेल एज ही आर रीडिंग बुक, ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट सेंटेंस। तो ये स्ट्रक्चर है अपना रूल 5 में। रूल 6 कहता है 1 जो है वर्ड, इसका यूज अगर नंबर के रूप में होगा तो 1 ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 1 का यूज अगर नंबर के रूप में ना होकर पर्सन के रूप में होता है, पर्सन के रूप में, जैसे कि वंस, तो ये पर्सन के रूप में हो गया हो, तो 1 का पॉसेसिव प्रोनाउन वंस बनता है। 1 का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब क्या यहाँ पे 1 जो है नंबर के रूप में यूज हो रहा है क्या, यहाँ पे 1 तो है अपना पर्सन के रूप में यूज हो रहा है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हर इंसान को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, इंसान को अपनी बात रखनी चाहिए। तो यहाँ पे पर्सन के रूप में यूज हो रहा है, तो 1 का 1 ना होकर के वंस हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। उसी तरह 1 मस्ट नॉट शेयर वंस सीक्रेट्स टू एनीवन, यहाँ पे भी देखिए 1 का यूज नंबर के रूप में ना होकर के ये इसके रूप में हो रहा है, पर्सन के रूप में हो रहा है।
तो फिर वंस हो जाएगा, वन ना होकर के वंस हो जाएगा, जो कि पोसेसिव प्रोनाउन है वन का। तो रूल 5, रूल 6 हमने देख लिया। रूल 7 की ओर चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 का स्ट्रक्चर होगा इट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर होगा तो जो प्रोनाउन हम लोग यूज़ करेंगे वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। उसी तरह अगर उसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे हम लोग इसी स्ट्रक्चर का, ये तो एफर्मेटिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव अगर बनाएंगे तो इट बाद में चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, लेकिन वो अगर सिंगुलर ही रहेगा तब भी प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ वी या अस यूज हुआ है, तो वी जो है सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है। इट इज़ वी और अस हु हैव डन इट, तो यहाँ पे इट का यूज़ हुआ है। इट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर में है, आर में ना होकर इज में है, तो ये सिंगुलर है। तो हम लोग प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, वी या अस, तो प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा, और दोनों में सब्जेक्टिव केस कौन सा है, वी है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, वी। इट इज़ वी हु हैव डन इट। ये क्लियर हो गया अपना। इंटेरोगेटिव का भी एग्जाम्पल देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, इट है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में है, इट है, इट यहाँ पे है, तो हम लोग फिर प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, सी और हर, दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, तो ये सब्जेक्टिव होगा। तो वॉज इट सी हु हैज टॉप्ड द क्लास, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्लियर हो गया सेंटेंस। इट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा सिंगुलर में, तो प्रोनाउन हम लोग सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव में चेंज कर देंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, लेकिन वो सिंगुलर में ही होगा, फिर इट होगा, तब भी प्रोनाउन हम लोग सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज़ करेंगे। रूल 8 देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हमें रिलेटिव प्रोनाउन नजर आ जाए, जैसे हु, हुज, विच, दैट एक्सेट्रा, ये सारा किसी सेंटेंस में अगर नजर आ जाए, हम रिलेटिव प्रोनाउन हो और उसके पहले कोई भी वर्ड होगा, जैसे कोई नाउन हो, कोई भी वर्ड हो, तो जो वर्ब होगा वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग यूज होगा। जो वर्ब उस सेंटेंस का यूज होगा वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग यूज होगा जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले होगा। एक बार फिर समझ लीजिए अच्छे से, अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे हु, हुज, विच, दैट, ये सारे प्रोनाउन अगर हमें दिखे किसी सेंटेंस में, उसके बाद जो वर्ब आएगा, तो जो वर्ब होगा वो इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग यूज होगा। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, दे आर द पीपल हु इज एम आर क्रिएटिंग अ सीन, तो यहाँ पे देखिए हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने आर पी लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग उसको अपने नोट में अच्छे से फुल फॉर्म में लिखिएगा ताकि बाद में रिवीजन करते समय परेशानी ना हो, इसीलिए आप लोग पूरा ही लिखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमें दिख गया हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके आगे जो ये वर्ड है द पीपल है, तो फिर इज एम आर, ये जो वर्ब होगा ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग होगा। पहले वाला वर्ड क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है, तो पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल कौन सा होगा, इज आर एम, तो ये तो सिंगुलर है इज और एम, तो आर हो गया प्लूरल, तो यहाँ पे आर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये भी हमारा क्लियर हो गया, रूल 7 और रूल 8 हमारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग रूल 9 की ओर। 9th रूल, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो उसमें इधर, नीदर, नॉट ओनली, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज हो, फिर और, नॉर या बट ऑल्सो, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट टू हो यूज उस सेंटेंस में, तो उसके बाद जो वर्ब और प्रोनाउन जो यूज होगा उस सब्जेक्ट टू के बाद में, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू पे कि सब्जेक्ट टू क्या कह रहा है। हम लोग जनरली ये वर्ड साथ में यूज करते हैं, इधर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये स्ट्रक्चर अगर मौजूद हो सेंटेंस में तो वहाँ पे जो वर्ब और प्रोनाउन जो यूज होगा वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग यूज होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इधर आई और यू, तो इधर और यूज हुआ है, सब्जेक्ट 1 ये हो गया, सब्जेक्ट 2 ये हो गया, उसके बाद में इज एम आर ये वर्ब है, विल विन द रेस, तो ये हमारा सेंटेंस ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर फिट बैठ रहा है। तो हम लोगों ने इधर और भी यूज़ किया है, सब्जेक्ट 1 2 है, तो अब आप लोग बताइए कि वर्ब कौन सा यूज़ होगा। वर्ब यहाँ पे इज होगा, एम होगा, आर होगा, यहाँ पे आई है तो एम भी हो सकता है, यू है, आर भी हो सकता है,
आप लोग बताइए कि कौन सा होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, रूल देखिए, रूल देख के आप लोग इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए इधर और यूज हुआ है सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो हमारे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 कौन सा है, ये वाला है, यू। तो यहाँ पे यू के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, यू के साथ हमारा आर यूज होता है। आई के साथ एम होता है लेकिन वो नहीं होगा, यू के साथ आर वाला यूज होगा। सेकेंड सेंटेंस हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल का, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो यू। तो यहाँ भी देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज हुआ है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, उसके बाद वर्ब भी यूज हुआ है और फिर यहाँ पे हमारा प्रोनाउन भी यूज हुआ है। तो अब बताइए कि अब क्या क्या यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे इज और आर है वर्ब में, दो ऑप्शन है, और साथ में यहाँ पे योर्स है। तो योर्स हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग होगा। देखिए यहाँ पे वर्ब और प्रोनाउन दोनों आएगा तो दोनों डिपेंड करेगा सब्जेक्ट 2 पे। तो यहाँ पे फिर से यू है तो यू के लिए हम आर का यूज करेंगे, यू के साथ हम आर का वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सब्जेक्ट 2 पे डिपेंड करेगा। साथ में हमारा योर्स होगा जो पॉजिटिव प्रोनाउन है अपना, तो ये इस सब्जेक्ट 2 पे डिपेंड करेगा। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर कुछ डाउट रह गया होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे समझाने की कोशिश की, एक बार फिर से समझ लीजिए। सेंटेंस में अगर ईदर, नीदर, नॉट ओनली हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर और, नॉर या बट ऑल्सो हो, फिर सब्जेक्ट 2 हो, और उसके बाद वर्ब या कोई प्रोनाउन हो, तो ये दोनों वर्ब और प्रोनाउन किस पे डिपेंड करेंगे, सब्जेक्ट 2 पे डिपेंड करेंगे। सेंटेंस में देख लीजिए इधर आई और यू, इज एम आर होगा तो आर जो है इस सब्जेक्ट 2 पे डिपेंड करेगा, ये क्योंकि ये वर्ब है। और यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं है तो सिर्फ वर्ब है तो ये सब्जेक्ट 2 पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब जो है सब्जेक्ट 2 पे डिपेंड करेगा, साथ में ये जो प्रोनाउन है अपना ये भी सब्जेक्ट 2 पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारा रूल नंबर 9 हो गया। अब रूल नंबर 10 देखते हैं। ये एक, मैं इसको बोलूँगा ये जेंडर बायस्ड रूल है, ये थोड़ा जेंडर पार्शियलिटी करता है। आप लोग देखिए कैसे करता है। ये सारे वर्ड हो, समवन, एनीबडी, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, और ये सारे जो है पॉसेसिव के रूप में यूज हो, पोसेशन के रूप में या पॉसेसिव के रूप में यूज हो, तो इसके बाद में अगर हिज या हर आएगा तो हमेशा ही हिज का यूज होगा, हमेशा, हर का कभी नहीं होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला जेंडर बायस। एवरीबडी नोबडी में गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकते हैं, तो हमेशा यहाँ पे हिज ही हो रहा है, हमेशा हर का यूज हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए यहाँ ये थोड़ा सा जेंडर बायस्ड है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एवरीवन इन द रूम हैज या हैव फिनिश्ड हिज या हर टास्क। एवरीवन इन द रूम ये सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पे हैज होगा। उसके बाद फिर ये पॉसेसिव के रूप में यूज हो रहा है तो हैज, एवरीवन इन द रूम हैज हैव, उसके बाद फिनिश्ड हिज या हर पॉसेसिव के रूप में यूज होगा तो यहाँ पे हम लोग हिज का यूज करेंगे, ऑलवेज हिज का यूज करेंगे। सेकंड में देखिए नोबडी इन द रूम हैज हैव फिनिश्ड हिज हर वर्क, तो यहाँ फिर से यहाँ पे हैज आएगा, सिंगुलर में है क्योंकि, और उसके बाद फिर यहाँ पे हिज आएगा, हर कभी नहीं आएगा। तो ये सारे वर्ड होगा और ये पॉजिटिव के रूप में यूज होंगे, तो इसके बाद में हिज या हर का ऑप्शन देगा तो हमेशा हिज ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा रूल 10 क्लियर हो गया। अब हम लोग रूल 11 पढ़ेंगे। रूल 11 ये कहता है कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो जैसे ईच या एवरी प्लस सब्जेक्ट 1 हो, फिर एंड का यूज़ हो, फिर ईच या एवरी का यूज़ हो, और उसके बाद सब्जेक्ट 2 का यूज़ हो, तो जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। इस स्ट्रक्चर ईच या एवरी प्लस सब्जेक्ट 1 एंड फिर ईच या एवरी प्लस सब्जेक्ट 2 अगर हो और उसके बाद वर्ब आए, उसमें वर्ब का यूज़ करना पड़े, तो वर्ब जो होगा हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट 2। जो प्रोनाउन आगे यूज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट 2 पे। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए ईच मैन एंड ईच वुमेन, तो यहाँ पे ईच है, यहाँ आया हुआ है, मैन सब्जेक्ट 1 है, फिर एंड से जुड़ा हुआ है, फिर ईच का यूज हुआ है यहाँ पे, और फिर सब्जेक्ट 2 का यूज हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज करेंगे, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा, तो वर्ब यहाँ पे इज हो जाएगा। एम तो होगा जब आई होगा तब यूज करेंगे, यहाँ पे वुमेन के लिए इज होगा, आर नहीं होगा, तो सिंगुलर वर्ब होगा। और उसके बाद क्या है, मस्ट डू हिज और हर वर्क प्रॉपरली। तो यहाँ पे फिर देखिए क्या है आगे,
दो प्रोनाउन दिए हुए हैं, तो प्रोनाउन किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट टू पे। तो सब्जेक्ट टू यहाँ पे वुमेन है, तो वुमेन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? हर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, फिर क्या? हैज या हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब फिर देखिए एवरी का यूज हुआ है यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट 1 है बॉय, सब्जेक्ट 1, फिर एवरी, फिर एंड से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे एवरी का यूज हुआ है, सब्जेक्ट 2 है यहाँ पे, और फिर हैज या हैव होगा। आप लोग बताइए, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के बताइए आप लोग क्या यूज होगा। स्ट्रक्चर में लिखा है वर्ब सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर क्या? हैज होगा, हैव तो प्लूरल है। उसके बाद कंप्लीटेड देयर होमवर्क बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब हिमसेल्फ और हरसेल्फ क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देख के बता देंगे कि प्रोनाउन किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट टू पे। सब्जेक्ट टू यहाँ क्या है? गर्ल है कि बॉय है? सब्जेक्ट टू गर्ल है, तो प्रोनाउन भी क्या होगा? हरसेल्फ ही होगा। तो ये स्ट्रक्चर भी हमारा क्लियर हो गया, रूल 11। अभी हम लोग चलेंगे आज के लास्ट रूल, रूल नंबर 12 की ओर। आज के लिए प्रोनाउन का हमारा ये लास्ट रूल है, रूल नंबर 12। ऑल, नन, ओनली और सुपरलेटिव डिग्री से कोई बना वर्ड अगर यूज़ हो किसी सेंटेंस में और उसका सेंस निकले एवरी के रूप में, मतलब कोई एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल के रूप में ही, एवरी एज ए होल के रूप में निकले, तो फिर हम लोग वहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, व्हाट, हु, विच, हुज का यूज़ ना करके केवल और केवल दैट का यूज़ करेंगे। जो दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है केवल उसका यूज़ करेंगे अगर ये सारे वर्ड हो किसी सेंटेंस में और उसका सेंस एवरी के रूप में निकले। यहाँ पे एग्जाम्पल से हमारा और क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑल इज वेल, दैट, एंड इज वेल। अब ये एक सेंस निकला क्या? ऑल का यूज हुआ यहाँ पे। अब पूरे सेंटेंस का सेंस क्या? एवरी के रूप में निकला। ऑल इज वेल मतलब सब, एवरीथिंग के रूप में निकला है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हु, विच, व्हाट एक्सेट्रा, ये हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउन ने यूज करके सिर्फ दैट का यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, देयर इज नन इन द विलेज दैट हैज क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज एग्जाम। अब यहाँ पे देखिए नन का यूज हुआ है, यहाँ देखिए नन है, तो नन का सेंटेंस में यूज हुआ है और इसका सेंस क्या निकल रहा है? एवरी के रूप में निकल रहा है, मतलब गांव के सभी लोगों के बारे में बात हो रही है, किसी एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर लोग के बारे में बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए फिर हमने यहाँ पे दैट का यूज किया है, रिलेटिव प्रोनाउन हु या हुज का यूज ना करके दैट का यूज किया है। यहाँ पे देखेंगे फिर थर्ड एग्जाम्पल, आई एम द ओनली, ओनली का यूज हुआ है, ओनली पर्सन दैट हैज अचीव्ड दिस। अब यहाँ पे मैं अपने बारे में बात हो रही है मेरे, लेकिन सभी के सेंस में बात हो रही है। बात तो मेरी हो रही है लेकिन सभी के सेंस में, आई एम द ओनली पर्सन मतलब सारे पर्सन में मैं, तो मतलब मेरे बारे में बात हो रही है, लेकिन एवरी का सेंस यहाँ पे एवरी निकल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम लोगों ने दैट का यूज किया है। आई एम द ओनली पर्सन दैट हैज अचीव्ड दिस। उसके बाद देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव का यूज हुआ है, सुपरलेटिव वाले वर्ड का फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट पर्सन दैट कुड अचीव दिस इज क्रिपल्ड, मतलब जो सबसे तेज इंसान था जो ये अचीव कर सकता था वो अब लंगड़ा मतलब हैंडीकैप क्रिपल्ड हो चुका है। दिव्यांग मतलब जिसको आजकल दिव्यांग शब्द प्रॉपर वर्ड होगा यूज़ करने के लिए यहाँ पे, तो क्रिपल वर्ड का जो मीनिंग होगा वो दिव्यांग होगा। द फास्टेस्ट देखिए सुपरलेटिव है, तो यहाँ पे हमने दैट का यूज़ किया, हु का यूज़ नहीं किया, हुज का यूज़ नहीं किया, विच का यूज़ नहीं किया, केवल दैट का यूज़ किया हमने। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑल, नन, ओनली और सुपरलेटिव डिग्री से बना हुआ कोई भी वर्ड हो और उसका सेंस एवरी के रूप में निकले, इंडिविजुअल के रूप में ना निकले, एवरी के रूप में निकले, तो फिर हम लोग जो रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। हु या विच या हुज ये सब प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा? आज हमने जो रूल्स था प्रोनाउन का वो कवर कर लिया। अभी तो केवल 12 रूल हुए हमारे, इसमें और कुछ रूल्स अगर मुझे मिलेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड या क्वेश्चन जिस पे बनते हो जिस रूल पे, तो मैं वो भी और ऐड करूँगा। आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आप रूल कितना भी याद कर ले रट ले, बिना प्रैक्टिस के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भूल जाएंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग नोटबुक अपना एक प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो रूल्स का एक नोट बनाते जाइए, रूल को आप डेली पढ़िए और उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाते जाइए। जो भी एग्ज़ाम में आप अपेयर होने वाले हैं, एसएससी, बैंक, रेलवेज
कोई सा भी एग्जाम हो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, इंग्लिश का क्वेश्चन उठाइए और जो टॉपिक पढ़िए उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ढूंढिए आप उसमें से, और रूल्स आप देखिए कि इस रूल पे ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते चलिए, तभी आपका वो जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। नहीं तो बिना प्रैक्टिस के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप रूल को यहाँ पे पढ़ेंगे, याद करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर भूल जाएंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको दिमाग में अच्छे से घुसा दूँ, नोट्स प्रिपेयर करा रहा हूँ, रूल को अच्छे डिटेल में समझा रहा हूँ, एक एक रूल जो है उसको डिटेल में मैं समझा रहा हूँ। तो प्रोनाउन का रूल आज कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे किसी दूसरे जो अपना टॉपिक है उसके रूल्स के बारे में। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक बटन आप ज़रूर उस पर दबा दीजिए। साथ में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आए, कोई रूल वगैरह या कुछ भी, कोई वर्ड, कोई प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आए, बेसिक वाला भी आप देखते रहिए, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में वो लिख के भेज दीजिए मुझे, मैं वहाँ पे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। और अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अगला वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय, टेक केयर।